आज का एपिसोड शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें क्योंकि इट विल हेल्प अस टू इंक्रीज आवर रीच। नाज़रीन, म्यांमार के अंदर मिलिट्री टेक ओवर के बाद बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट वहां पर शुरू हो चुके हैं और अब तक 200 से ज्यादा लोग इन मुजाहरों में हलाक हो चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि चूंकि अमेरिका म्यांमार के अंदर आंग सान सूकी को सपोर्ट कर रहा था और अपनी कंटेनमेंट ऑफ चाइना पॉलिसी को नजर में रखते हुए वहां पर आंग सान सूकी को इख्तिदार में ले आया था, जिसने आते ही सबसे पहले तो ये अनाउंस कर दिया था कि वो म्यांमार की मिलिट्री का रोल बिल्कुल खत्म करने जा रहे हैं हुकूमत से, जो कि मिलिट्री को कानून के तहत हासिल था वहां पर बाय द वे, एज पर दी एग्रीमेंट्स बिटवीन मिलिट्री एंड सिविल गवर्नमेंट। अच्छा, मिलिट्री वहां की चीन के करीब है, तो मिलिट्री कूप के बाद अब वहां अमेरिका की निगरानी में बहुत बड़े पैमाने पे मुजाहरे शुरू हो चुके हैं और दिन ब दिन इनमें शिद्दत भी आती जा रही है कि ऐसे में इंडियन और वेस्टर्न मीडिया ने चीन के खिलाफ ये झूठ फैलाना शुरू कर दिया है कि चीन को ये डर है कि प्रोटेस्टर्स अब वहां काम करने वाले चीनी वर्कर्स को टारगेट करेंगे, इसलिए चीन ने वहां अपनी जो कंपनीज और शहरी हैं उन्हें ये हुक्म दिया हुआ है कि सब कुछ बंद करके वापस चीन आ जाएं, दौड़ जाएं वापस चीन। इसमें चीन का रिस्पांस सामने आया है कि ये फेक न्यूज़ है। चीन की सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा हुआ है कि ये बेबुनियाद बातें हैं। अलबत्ता ये भी हकीकत है कि म्यांमार के अंदर अब जानबूझ के चीन की कंपनीज को टारगेट किया जा रहा है और म्यांमार का जो कमर्शियल कैपिटल है यांगून, इसके अंदर 32 चीनी कंपनियों के अंदर तोड़फोड़ की गई है, जिसमें 2 चीनी शहरी जख्मी भी हुए हैं और $36 मिलियन का नुकसान भी हुआ है चीनी कंपनियों को इस तोड़फोड़ के नतीजे में। अच्छा, चीन ने यह उम्मीद जाहिर की हुई है कि म्यांमार चीनी शहरियों को और चीनी कंपनीज को बेहतर सिक्योरिटी फराहम करेगा, हम इसकी उम्मीद करते हैं। और चीन ने म्यांमार से यह भी मुतालबा कर डाला है कि जिन लोगों ने चीनी कंपनियों के अंदर लूटमार मचाई और चीनी कंपनियों के अंदर तोड़फोड़ मचाई, इन सबको सजा दी जाए। अच्छा, मजे की बात यह है कि जिस सेक्टर को नुकसान पहुंचाया गया है ये कहकर कि हम चीन को सबक सिखा रहे हैं ये तोड़फोड़ करके, इनके अंदर 4 लाख से ज्यादा म्यांमार के अपने शहरी काम करते हैं, 4 लाख से ज्यादा। तो बुनियादी तौर पर आंग सान सूकी साहिबा के इन सपोर्टर्स ने ये हमला चीन की कंपनियों पे नहीं, इन 4 लाख वर्कर्स की रोजी रोटी पर किया हुआ है। और इस हकीकत को भी नजरअंदाज किया गया है कि जिस चीन के खिलाफ ये कार्रवाइयां की जा रही हैं, ये म्यांमार की इकोनॉमी का मेन पिलर है। सबसे बड़ा म्यांमार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट पार्टनर चीन ही है। म्यांमार की मार्केट का 33.3% इतना बड़ा हिस्सा चीन के सहारे पे चलता है। और जिस अमेरिका और इंडिया के आसरे ये हमले चीनी कंपनियों पे हो रहे हैं, इनकी बराए नाम इन्वेस्टमेंट है म्यांमार के अंदर, यानी अमेरिका का तो नामो निशान नहीं आता इस लिस्ट में दूर दूर तक, म्यांमार की जो ट्रेड लिस्ट है। जबकि इंडिया का शेयर कितना है? सिर्फ 3.5%, पूरे 3.5% है, जो कि चीन से 10 गुना कम है। मजे की बात यह है कि कोई हजारों लाखों लोग तोड़फोड़ करने नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ 20 से 30 लोग थे जो कि मोटरसाइकिलों पे इस ट्रेड जोन के अंदर आए और पेट्रोल छिड़का उन्होंने चीनी कंपनियों के गोदामों पे और आग लगा दी, जिसके नतीजे में चीन का इतना बड़ा नुकसान हो गया है। नाज़रीन, इस तमाम कार्रवाई का मकसद सिर्फ एक है कि चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को म्यांमार के अंदर तबाह कर दिया जाए, क्योंकि अमेरिका समझता है कि इस खत्ते का मुस्तकबिल, खास तौर पर इस रीजन का जो फाइनेंशियल फ्यूचर है, ये चीन के BRI से जुड़ा हुआ है। ये प्रोग्राम होगा तो तमाम मुल्क इकोनॉमिकली चीन से जुड़ जाएंगे। इससे चीन की इस रीजन के अंदर ताकत अमेरिका से भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी, जो कि ऑलरेडी बढ़ चुकी है। और BRI दरअसल चीन का दुनिया की नई सुपर पावर बनने की तरफ एक कदम है। अच्छा, ग्लोबल टाइम्स ने एक बड़ा ही चौंका देने वाला इंकशाफ भी किया हुआ है, जिससे ये जाहिर हो रहा है कि चीन के खिलाफ ये हमले कोई इत्तफाकिया हादसा नहीं बल्कि प्री प्लान्ड साजिश थी। ग्लोबल टाइम्स लिखता है कि चीनी कंपनियों पे हमले से 2 दिन कबल म्यांमार के अंदर एक लंदन बेस्ड NGO है, बर्मा ह्यूमन राइट्स नेटवर्क के नाम से। इसके फाउंडर ने ट्वीट किया था 2 दिन पहले हमले से कि एक बर्मी मरेगा तो एक चीनी फैक्ट्री जलेगी।
अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि चीनी कंपनियों को ही आखिर क्यों टारगेट किया जा रहा है। अगर चीन ने अरबों डॉलर लगाए हुए हैं वहां पर और लाखों बर्मी उन कंपनियों में काम कर रहे हैं जो कि चीनी इन्वेस्टमेंट पे चल रही हैं, तो आखिर उनके खिलाफ ही एक्शन क्यों लिया जा रहा है? उन लोगों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है जो कि चीन की इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट को तबाह करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि चीन लीड ना कर सके इस खित्ते को? अगर यही तरीका रहता है तो फिर अमेरिकी और इंडियन जो कंपनियां हैं उनको फिर चीनी सपोर्टर आग लगा देंगे, और जो अमेरिकी और इंडियन सपोर्टर हैं वो फिर चीनी कंपनियों को आग लगाते फिर रहे हैं। तो फिर आखिर ऐसे में बचेगा क्या एट द एंड? लिहाजा ये एक निहायत ख़राब और अहमकाना किस्म का ट्रेंड है जो कि म्यांमार के अंदर शुरू हो चुका है, और इससे म्यांमार को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। अच्छा, यूके बेस्ड एनजीओ की हमने थोड़ी देर पहले बात की, तो इस सिलसिले में एक और अहम डेवलपमेंट है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि यूके ने यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद पहली बार उन्होंने अपनी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी रिव्यू की है, पहली बार, जिसमें इन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अमरीकी छोटू बनने जा रहे हैं इंडिया की तरह, और चीन को चैलेंज करने के लिए उन्होंने भी इंडो पैसिफिक में शामिल होने का इशारा दे दिया है। कहते हैं दिया बुझने से पहले आखिरी बार फड़क मारता है। इसी तरह यूके का ये मूव भी कुछ ऐसा ही है। देखिए, एक दौर था कि दुनिया के एक बहुत बड़े इलाके पर यूके का कब्जा था, और आज एक नन्हे मुन्ने से मुल्क के तौर पर यूके महदूद होकर रह गया है। ये बात यूके के अंदर कुछ हजरात को अच्छी नहीं लग रही कि यूके दिन ब दिन नीचे ही होता जा रहा है। इसीलिए अचानक से इन्होंने दोबारा एक बड़ी सुपर पावर के तौर पर खुद को मनवाने का एक ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ है, और इसी तनाजुर में यूरोपीय यूनियन से भी यूके को निकाला गया, क्योंकि वो ये समझ रहे थे कि यूरोपीय यूनियन में शामिल रहने से हमारा जो स्टेटस है ये घट रहा है, और अब ये अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी रिवाइव करके अमेरिकी फेवर में इन्होंने कर दी हुई है मुकम्मल तौर पर। और इसी सिलसिले में बोरिस जॉनसन जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये अगले महीने आपको नजर आएंगे कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। और इंडिया और यूके के ये दोनों लीडरान मास्क पहन के आपको एक दूसरे को गले लगाते हुए नजर आएंगे अगले महीने। और यूके का प्लान है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर भी डिप्लॉय कर दे इस रीजन में। तो यूके से बंदा पूछे कि भाई आपका एयरक्राफ्ट कैरियर करेगा क्या यहाँ पर खड़ा होकर समंदर के अंदर? और हम आपको ये भी बता दें कि इस पर इंडिया में खुशी के भंगड़े चालू होंगे, बिना ये सोचे समझे कि झगड़ा चीन से जमीन पर चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में और लद्दाख में, और खुशियां यूएस और यूके के साउथ चाइना सी में आने की मनाई जाएंगी। यानी ये बात कुछ हजम नहीं हो रही कि अगर साउथ चाइना सी में यूएसए और यूके खड़े हो जाएंगे तो फिर इससे इंडिया को क्या फायदा होगा? कहाँ साउथ चाइना सी, कहाँ इंडिया, दोनों मिलते ही नहीं है, तो फिर ऐसे में इंडिया को खुश होने की क्या बात होगी इस सिलसिले में? फायदा तब होता जब यूके अपनी ग्राउंड फोर्सेस इंडिया के लिए भेज देते, और एक बार फिर यूके की जो फरंगी फौज है ये लगान मूवी की तरह इंडिया में आकर क्रिकेट खेलती। बाकी साउथ चाइना सी में इस रीजन में पहले ही अमेरिका मौजूद है, सालों से मौजूद है, और अभी एक और एयरक्राफ्ट कैरियर अगर आ जाएगा तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? एनीवे, यूरोप से निकलने के बाद यूके की एक्सपोर्ट 40% गिर चुकी है, और अब वो यूरोप में भी एक हल्की ताकत ही रह चुके हैं, कोई उनको सीरियस नहीं ले रहा। इस चीज को काउंटर करने के लिए यूके खुद को अब एक ग्लोबल पावर दिखाने के चक्कर में लगा हुआ है, और इस हवाले से फिर वो अमेरिका के इतना करीब होना चाहते हैं, क्योंकि यूरोप उनको डिसोन कर चुका है, और यूरोपीय यूनियन से निकलने के बाद उनका यूरोप में कोई मकाम बाकी रहा नहीं है। ऐसे में अब दुनिया में एक वाहिद अमेरिका ही रह गया है जिसके साथ यूके समझता है कि वो अपनी गुमशुदा अजमत कुछ न कुछ बहाल करने में कामयाब हो सकते हैं।